RTI 2005, one of the very important courses for the any kind of competitive examinations. ये सीटेड हो, असम टेट हो, या फिर अगर मास्टर डिग्री कोई कर रहा हो, या फिर क्लास 12 का एग्जामिनेशन दे रहा हो, तो फॉर एवरीवन दिस इज इम्पोर्टेंट. RTI 2005 इट इज कॉल्ड, जबकि ये RTI 2004 था, यानी 4 पे ये आया, तो इसको RTI 2005 क्यों कहा जाता है? तो दैट एवरीथिंग वी विल लर्न. कहां से RTI आया, शुरुआत कहां हुई, कब से ये इंफॉर्मेशन के लिए डिमांड करने लगे, कौन से डेट पे ये लोकसभा में आया, कब ये राज्यसभा में आया, कब ये फाइनली प्रेसिडेंट ने इसको सिग्नेचर किया, उसके बाद ये इफेक्ट होने में इतना समय क्यों लगा, 120 डेज लग गया. ये सारा डिटेल्स में हम जानेंगे. RTI हम कब फाइल कर सकते हैं, किसको फाइल कर सकते हैं, क्या क्या इंफॉर्मेशन हम पा सकते हैं, किस किस हम इंफॉर्मेशन पा सकते हैं, और किस से इंफॉर्मेशन हम नहीं पा सकते हैं. वी विल लर्न एवरीथिंग इन डिटेल्स. तो RTI की शुरुआत जानने के लिए लेट अस गो बैक टू द हिस्ट्री. So welcome you all to my YouTube channel as well as my Facebook page. Good afternoon, जय हिंद, नमस्कार. This is Prosenjit Das. So सबसे पहले देखते हैं RTI 2005. इसका नाम ही पड़ गया RTI 2005 क्योंकि ये बिल प्रेजेंट हुआ था 2004 पे, लेकिन इसका इफेक्ट हुआ था 2005 में, इसलिए इसका नाम पड़ा RTI 2005. So राइट टू इंफॉर्मेशन के शुरुआत जानने के लिए लेट अस गो टू द MKSS, मजदूर किसान शक्ति संगठन. ये एक भीम तहसील राजस्थान का एक संगठन है. इन्होंने सबसे पहले 1990 पे इन्होंने डिमांड किया था. किस चीज के लिए, कहां से RTI की शुरुआत हुई? तो दे डिमांडेड फॉर द वाउचर्स, द बिल्स, द नेम्स ऑफ द पीपल हु रिसीव द वेजेस, जिनको ये जो वेज यानी दिहाड़ी जो कहते हैं उनको मिली. किसको? उसके बाद किस काम पर? कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्कूल्स, डैम्स, डिस्पेंसरीज, कम्युनिटी सेंटर्स एंड हॉल्स. इस प्रकार के सभी काम के जो कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज में जो लेबरर्स हैं, उनको किस किस लोगों को ये पैसा मिला, किसको काम मिला, किसको दिया गया, कितना पैसा आया, वाउचर्स क्या है, इसका प्रमाण क्या है, सब ये मजदूर किसान जो शक्ति संगठन है इन्होंने ये डिमांड किया था. तो ये एक बहुत ही बड़ी कामयाबी हम कह सकते हैं, बिकॉज पंचायत लेवल में जो पंचायत लेवल है राजस्थान का, वहां पर इसको सक्सेस इनको मिल गया था. तो कैसे? सक्सेसफुली दे ब्रॉट द चेंजेस इन द राजस्थान पंचायत एक्ट. इनके इस डिमांड के कारण धीरे धीरे ये बहुत ज्यादा स्प्रेड हो गया, लोगों का ध्यान इस पे आने लगा. तो क्या हुआ, राजस्थान पंचायत एक्ट पर इसका एक बदलाव लाया, जिससे एक नया कानून बना. 1996 में MKS ने इन्होंने एक नेशनल काउंसिल फॉर पीपल्स RTI ये इन्होंने फॉर्म किया, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया नेशनल काउंसिल फॉर पीपल्स RTI. जब इनको ये सारा इंफॉर्मेशन मिला, इंफॉर्मेशन यानी कौन अधिकारी थे इसमें, कितना अमाउंट आया, कितना खर्चा हुआ, उनके वाउचर्स क्या है, प्रमाण क्या है, सारे डिटेल्स, कंस्ट्रक्शन में किनको काम मिला, डिस्पेंसरी कब बनाया, कितना बनाया, ये सारा कुछ इंफॉर्मेशन इनको मिला था पंचायत लेवल में. तो ये बात क्या हो गया, इन्होंने डिमांड करने के बाद ये न्यूज़पेपर में आने लगा. तो न्यूज़पेपर में क्या क्या आया, बजट प्रेजेंट करना पड़ा, पॉलिसीज प्रेजेंट करना, अकाउंट्स, एक्सपेंडिचर, बेनिफिशियरीज, किसको किसको मिले, ये सब कुछ डिटेल न्यूज़पेपर में आया. तो 1990 में इन्होंने ये आंदोलन किया था, और 94-96 में ये बात बहुत ज्यादा उठी. तो 94-96 में आकर बाद में ये दिल्ली लेवल तक पहुंचा, नेशनल कैपिटल में हिसाब में पहुंचने के बाद RTI का रास्ता निकला, क्योंकि RTI का रास्ता यहां से निकला जब यही MKSS मजदूर किसान शक्ति संगठन ने अपने प्रपोजल को, जब इनको यहां कामयाबी मिली, तो दे मार्च फॉरवर्ड फॉर द नेशनल लेवल. और नेशनल लेवल में आकर उन्होंने क्या फॉर्म किया, द नेशनल काउंसिल फॉर द पीपल्स RTI. तो दिस वाज द बिगिनिंग फ्रॉम वेयर RTI स्टार्टेड. नाउ वी विल सी RTI का पहला बिल कब प्रेजेंट हुआ लोकसभा में, फिर राज्यसभा में कब आया, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट ने कब साइन किया, कब इसको इफेक्ट आया, और उसके प्रोविजंस कौन कौन से हैं, आगे हम देखते हैं. नाउ हम पूरा ये जानेंगे कि ये इसकी इतिहास तो हमने देखा है, लेकिन ये शुरुआत कहां से. सबसे पहले 2004 पे जब कांग्रेस गवर्नमेंट आई, यानी हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी का जस्ट उनके कार्यकाल खत्म होने के साथ साथ, सरकार गिरने के साथ साथ यूपीए गवर्नमेंट मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर बने. तभी ये उनका एक वन ऑफ द बिगेस्ट सक्सेस ऑफ कांग्रेस गवर्नमेंट यू कैन से टू इम्प्लीमेंट RTI. तो RTI कब आई, इनके सरकार के दौरान. तो कांग्रेस 2004 पे ही, ये कांग्रेस गवर्नमेंट आने के साथ साथ उन्होंने ये बहुत बड़ा एक स्टेप लिया. तो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेप्स ऑफ कांग्रेस एंड अचीवमेंट्स ऑफ कांग्रेस भी, ये भी कहा जाता है.
तो आगे देखते हैं। सबसे पहले इसको 11th में, डेट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ध्यान रखिए। तो 11th मई को लोकसभा में ये प्रेजेंट किया गया, उसके बाद 12th मई को 2005, ऑल 2005, ये 2005 में ये सारा कुछ हुआ, एंड 12th में राज्यसभा में इसको प्रेजेंट किया, वहां से पास हुआ, फिर वहां पर 15th जून को ये प्रेसिडेंट के पास जाकर पहुंचा, 15 जून को प्रेसिडेंट के पास। तो सवाल आया फिर 12 अक्टूबर को ये इफेक्ट हुआ। सवाल आया इतना दिन क्यों, 120 डेज लग गया, जबकि प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद तो ऑलमोस्ट ये तो अगले दिन से इफेक्ट हो जाना चाहिए था। इफेक्ट ना होने के कारण क्या है, बिकॉज राइट टू इंफॉर्मेशन इज समथिंग लाइक दैट, लाइक इट इज नॉट एवरी डिपार्टमेंट, एवरी गवर्नमेंट पब्लिक अथॉरिटीज, तो ये इनको प्रिपेयर करना था। बिकॉज रातों रात ये नहीं कि आज सरकार ने कह दिया कि टुमारो यू हैव टू प्रोड्यूस द इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन कोई सब्जी का ढेला तो नहीं उठाकर सामने रख दो, पूरा फाइल तैयार करना था। एंड द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, दोज हु वर नॉट लाइक वेरी मच aware of such kind of things. Now देखिए, you and I, whenever before RTI, if we think of going to the government institutions and demanding for any kind of documentation and information regarding the appointments or kuch bhi, then do you think government officials will give us easily? No. That means these things are very much very difficult to get all this detailed information. So what to be done? So suddenly government said the RTI has been now introduced in the country, like every department and the public authority, all the public authority. Now let us understand what is RTI. RTI is that right that gives us to seek permission and seek information from public authority, So public authority, if it gives the information, they have to prepare the information first of all. For example, today I declare something, a kind of rule, and tomorrow thousands of RTIs is being filed, then what will happen? So they have to prepare. So the period given, 120 days by Supreme Court for the preparation of all detailed information in different institutions, different departments, government authorities, they have to prepare the list, so that when the RTI starts, people start to file RTIs, then RTIs get proper time, the government authorities get proper time to reply them. तो सवाल आया, इसको तैयार करना जरूरी क्यों था? क्योंकि RTI को हमें आगे आर्टिकल एंड सब आर्टिकल में ये देखेंगे कि कितने दिनों के अंदर कौन हमें उत्तर देगा या रिप्लाई करेगा, अगर नहीं होता तो क्या होता। दैट्स व्हाई इट इज रिक्वायर्ड। सो सारे पब्लिक अथॉरिटी को ये इंस्ट्रक्शन दिया गया था, 120 डेज के अंदर आप सारा इंफॉर्मेशन तैयार करके रखो, सो दैट आरटीआई जब लोग करे तो आप उसको रिप्लाई कर सको। लेकिन इसका कुछ गलत फायदा भी, वी कैन से गलत प्रयोग भी देखा है। सो फॉर एग्जाम्पल इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस व्हाट हैपन, लाइक एमसीक्यूज, नाउ वी नो दैट ये एमसीक्यूज आने का भी एक कारण था कि पहले पहले क्या होता था, जो आंसर्स था, तो एक स्टूडेंट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट पे केस फाइल कर दिया था, जब उसने उसको ये इंस्टीट्यूशन था सीए इंस्टीट्यूशन, उसका उनका मार्कशीट्स या उनका डिटेल्स पेपर्स आंसर शीट वो सब देखने के लिए उन्होंने डिमांड किया था। जब अथॉरिटी ये डिमांड को पूरा नहीं करता, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट गोज टू द एग्जामिनेशन सेंटर एंड द अथॉरिटी और द एजेंसी हु कंडक्ट्स द एग्जामिनेशन फॉर द आंसर शीट, so obviously if the authority does not give, then what he and she has to do, and that's how the student filed a case सीधा to Supreme Court. Then Supreme Court ने डायरेक्ट उनको ऑर्डर किया कि if you are not eligible to produce the answer sheet of the students, you cannot conduct the examination. That was a big fatkar to these institutions, to the testing agencies and the government examination agencies. So that was misused also. Most of the times, like some of the people that file RTIs, 25,000 RTIs being filed in a day in our country nowadays. 25,000, 20 to 25,000 RTIs. So that's a big number. So to be replied by government authorities, though all the days are being spent on replying RTIs and all these things. Silly questions like our ministers, for example, where our Prime Minister Modi has gone for foreign countries, how much money has been spent, what type of clothes he wore. So these types of nonsense questions which should not be asked. For instance, like a prime minister of a country of 150 crore, he represents our nation to another country, and will he wear like phata purana kapda? Will he go by bicycle? So obviously he will not pay for it. Our country's representative, the biggest representative, when goes outside, so like such kind of questions are also being asked. So like
few days ago, the public, they started asking about the Rafale deal and all these deals. These are very sophisticated. These are very important information regarding this national security. You and I cannot get the information regarding this one. So we are like people are also misusing the RTIs. Remember, RTI, we have the right to file. When we file the RTI, remember, if our the complaint or that we try to get an information, try to seek the information from the person, from the organization, from the authority. If the reply comes positive and you are found guilty of blaming or accusing something of wrong information, उसके पास भी अधिकार है सामने वाले का आपके पास आपके ऊपर केस फाइल करने के लिए मानहानि का. सो आरटीआई करने से पहले आरटीआई हमें अधिकार देता है कि हम किसी पर भी इंफॉर्मेशन के लिए वो कर सकते हैं. लेकिन अगर गलत कुछ सवाल करते हैं तो याद ये भी रखना होगा कि सामने वाला अगर प्रूफ कर दिया तो यू विल बी इन ट्रायल, यू विल बी इन प्रॉब्लम, यू विल बी अक्यूज्ड ऑफ डिफेमिंग समवन, डिसरेस्पेक्टिंग समवन. तो लीगली अगर देखा जाए तो उसको आपके ऊपर उल्टा मानहानि का केस धारण हो सकता है. तो अगेन हम आते हैं. सो दिस वी हैव अंडरस्टूड कि 11th मई को दिस वाज प्रेजेंटेड ऑन लोकसभा, देन ऑन 12 मई को ये राज्यसभा, 15 जून को प्रेसिडेंट ने उसको साइन किया एंड 12 अक्टूबर को ये इफेक्ट हुआ. तो क्यों 120 डेज लगा, ये वी हैव सीन. वाई ये आरटीआई चाहिए? क्योंकि गवर्नमेंट में आज ट्रांसपेरेंसी चाहिए. ट्रांसपेरेंसी अर्थात पुराने दिनों में सरकार क्या कर रही थी, क्या क्या किया है, कौन से फाइल थे, किस लोगों को लगाया था, दैट वाज नॉट लाइक ट्रांसपेरेंट. आज तो इंटरनेट आ गया, आज हमारे पास लाइक डिफरेंट प्रोसेस ऑफ मीडिया, मास मीडिया वी हैव. So that has made the transparent to the public, those who cast the valuable vote to the government to form the government, they have the right, the people have the right to know the expenses of the nation, where our taxes go, where our income goes, where our national income is being used. So this is called transparency, one of the biggest parts of the transparency, the modern democratic system in India and as well as the world. तो हम देखते हैं अभी यूएनओ ने ये प्रस्ताव डाला था सभी कंट्रीज को कि यूएनओ ने बोला कि यू शुड हैव आरटीआईज इन योर कंट्रीज. द 70 कंट्रीज हैव ऑलरेडी दे हैव adopted this policy and then 50 countries on the way. now तो शायद और भी बढ़ गया है. तो कंट्रीज they started taking ये till 19 था 2020 sorry 2019 yes 2019 तक ये बात थी. तो आगे और बढ़ता गया होगा, अभी तो पता नहीं पेंडेमिक के बाद और भी चेंजेस आया होगा. so many countries have adopted this policy, like RTI is required for the smooth conduct, for the smooth administration of the nation. And student के ये मेहनत के कारण ही these students have made lots of questions and queries, and sometimes necessary questions, sometimes unnecessary questions. Are 25,000 of RTIs in a day, in a month, it's a big thing, and like keeps our government machineries very much busy in replying, receiving, understanding, going through. So these things are going on. So we must understand the right which constitutionally we have got. We must use it wisely so that these rights are used for the productive use of, conducive use of the nation, not for destructing our nation. So moving forward, now we see कुछ सेक्शंस हैं इस आरटीआई में जो जरूरी, बहुत सारे हैं, उसमें से कुछ जरूरी हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एंड हमें एक आम नागरिक के हिसाब से जो जानना जरूरी है. ए कॉमन मैन शुड नो दिस इंफॉर्मेशन इन दिस सेक्शंस ऑफ दिस आरटीआई 2005. तो लेट अस अंडरस्टैंड वन बाय वन. आर्टिकल सेक्शन 3 सेज होम टू राइट टू होम. ये आरटीआई किसको अधिकार है? दिस आरटीआई इज ओनली द राइट ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन्स ऑफ इंडिया. बाहर का कोई आकर वो आरटीआई का अधिकार नहीं, फाइल नहीं कर सकता. फॉर एग्जाम्पल, फॉरेनर कम्स टू इंडिया फॉर अ ट्रिप एंड सडनली समथिंग कैन हैपन, सो ही कैन नॉट गो फॉर द आरटीआई. ही कैन नॉट कम, ए फॉरेनर आकर शुड नॉट गो टू फाइल एन आरटीआई अगेंस्ट आवर गवर्नमेंट इन आवर कंट्री वेयर ही इज वेलकम्ड एज अ गेस्ट. सो दिस राइट आरटीआई इज गिवन टू द only the citizen of India. That's it. Moving forward, we have now question comes right to home to us. Now whom to file? Whom should be approach for RTI? किसके पास जाएं RTI करने के लिए? दो ऑफिसर्स हैं. एक ऑफिसर्स को कहते हैं पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, PIO. वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दिस इज कॉल्ड PIO, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर. यू कैन नोट डाउन, यू कैन पोस्ट द वीडियो एंड यू कैन नोट डाउन. इफ यू विश यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एज वेल. उसके बाद है असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर. दिस टू पीपल, like when and how, everything we will learn. So
Now add in that you can see this one. What happened? Like for example, I am in a particular suppose example I am in Guwahati, I am in Delhi, I am in Mumbai somewhere. So I need the address. So you can say you can type on Google official address of APIO Delhi, APIO Guwahati, APIO whatever. In this way you can search the address and you can easily get it. उसके बाद how to file, very important, how to file. Amount of rupees 10 within application, amount of rupees 10 within application, and a particulars means what, which department, कौन से डिपार्टमेंट से आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, कौन से व्यक्ति से चाहिए, किस बारे में चाहिए, कौन से डैम के बारे में चाहिए, कौन से रोड के बारे में चाहिए, कौन से डिपार्टमेंट के बारे में चाहिए. The every details and particulars are to be furnished with an application and amount of rupees 10. Government is planning to make it more than like 10 से ज्यादा बढ़ाने की planning they are doing. Why? Because like unnecessary question, because only 10 rupees है. So anyone comes and wastes the time of the precious time of the government, and instead of paying attention to the developmental projects and conducive activities, they are rather busy in activities of replying the people. Prime Minister is being asked and he has to reply. So that's like wasting our time sometimes. Like RTI is important, but should be used for proper information, proper activities, like how we can write. So this RTI can be handwritten as well as the type also, handwritten as well as the type, but particulars are to be furnished. Remember, if we file an RTI regarding a particular individual or official in our department, if our allegations become like is proven wrong, and our allegations are wrong, remember the person also has the right to file a case against the person for defaming the individual. उस व्यक्ति के पास भी अधिकार है, आपने उसको बदनाम करने के लिए RTI जो किया है उसके पास भी अधिकार हो जाता है. तो हमें सोच समझ कर स्टेप लेना है. हाँ, एज ए कॉमन मैन वी हैव द राइट टू नो द कंस्ट्रक्शन एंड एक्टिविटीज. फॉर एग्जांपल, एक रोड बनाया, डैम बनाया सरकार ने, बनाने के बाद इसमें कितना एक्सपेंडिचर, उसमें सरकार हमारे ऊपर केस नहीं कर सकते, बट किसी को डिफेम नहीं कर सकते. बस दैट्स इट. मूविंग फॉरवर्ड, सेक्शन नंबर 7. रिमेंबर सेक्शन 3, सेक्शन 5, सेक्शन 6. नाउ सेक्शन 6 क्या बोल रहा है? ये पीआईओ पे, और सेक्शन 5 पीआईओ पे और एपीआईओ पे हम अप्रोच कर सकेंगे. सेक्शन 6 बोल रहा है कि कैसे करना है, और सेक्शन 7 क्या बोल रहा है? डिस्पोजल ऑफ द रिक्वेस्ट. नाउ अगर हम जो वो करते हैं, आरटीआई फाइल करते हैं, अगर हमने पीआईओ पे फाइल किया है तो पीआईओ हमें 35 डेज के अंदर पे रिप्लाई करेगा, इंफॉर्मेशन देगा. अगर हम एपीआईओ पे और एपीआईओ पे और पीआईओ पे करेंगे तो ये 30 डेज के अंदर हमें इंफॉर्मेशन देगा. उसके बाद अगर इंफॉर्मेशन किसी के लाइफ रिलेटेड है, किसी इंडिविजुअल के जीवन या लाइफ से डेंजर में है, फॉर एग्जांपल एक आदमी को उठा लिया गया है पुलिस के द्वारा, सो हीज इंफॉर्मेशन इज नॉट बीइंग गिवन, देन विद इन 48 आवर्स, फॉर एग्जांपल एक किसी ने उसको उठा लिया, किडनैप हो गया, या फिर एक व्यक्ति को पुलिस ने, फॉर एग्जांपल पुलिस ने इंक्वायरी के लिए उठा लिया उसको, फॉर एग्जांपल इंक्वायरी करने के बाद जब उसके रिलेटिव पुलिस के पास जाकर पूछताछ करते हैं, तो पुलिस बताते हैं कि हमारे पास वो तो है नहीं, हमने तो लाया नहीं. तो दैट काइंड ऑफ इंसिडेंट मे हैपन. तो ऐसा नहीं कि पुलिस को एलिगेशन किया जा रहा है, यहाँ पर किया जा रहा है, इट मे हैपन, क्योंकि इट ह्यूमन बीइंग, पुलिस आर आल्सो ह्यूमन बीइंग, एवरीवन इज ह्यूमन बीइंग. तो इट मे डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. बहुत सारे घटनाएं पिछले कुछ दिनों में हमने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स देखे हैं. सो आई डोंट वांट टू मेंशन दिस एग्जाम्पल and like happened in which area. So that's it, very simple. We have the right कि if the individual is missing, if anyone's life is in danger, you find the RTI has to be replied within 48 hours. That has to be mentioned in RTI when we file. Next, the third party. That means when a government authority files an RTI to another government authority, the government authority, the third party file जब करेगा तो उसमें they have 40 days, क्योंकि ये गवर्नमेंट अथॉरिटी है तो they need time. तो इनके पास 40 डेज है. तो एपीआईओ में 35 डेज है, पीआईओ में 30 डेज है. अगर लाइफ थ्रेटनिंग है, किसी के जीवन रिलेटेड कोई घटना है, कोई व्यक्ति का जीवन आपको लगा कि रिस्की है, उस जगह पर 48 आवर्स पे आरटीआई को रिप्लाई करना पड़ेगा, और थर्ड पार्टी पे 40 डेज है. नाउ अगर आपका RTI you have filed and it gets rejected, अगर आपका RTI रिजेक्टेड हो जाता है तो आपके पास रीजन दिया जाएगा क्यों वो रिजेक्ट हुआ है. फॉर एग्जांपल, आपने कुछ भी एक RTI बनाकर दे दिया कि बोला कि मोदी ने जो कोट पहना है वो 200 रुपए का ना 250 रुपए का है. या अगर ये पूछोगे कि हमारे यहाँ पे जो नाला बना है, नाला पे मछलियां घूमती है ना मुर्गियां घूमती है, अगर ये कहा है तो उसका रीजन भी बता कर देगा, आपने मुर्गी और मछलियों का काम हमारा नहीं है, ये किसी और का है. तो जस्ट मजाक कर रहा हूँ, जस्ट लाइक एनी लाइक बहुत सारे बेकार आरटीआई भी सब फाइल किए जाते हैं. उस बेकार आरटीआई को
किस तरह से रिप्लाई करना, तो अगर आपका आरटीआई रिजेक्ट हो जाता है तो उसका रीजन बाकायदा वहां पे दिया जाएगा, तो यू विल रिसीव इट. नाउ कम्स इफ नो रिप्लाई कम्स, अगर ये दिन पार हो जाए, रिप्लाई नहीं आता है, तो आप और मैं क्या कर सकते हैं, आप और मैं जा सकते हैं राइट टू फाइल अपील. हमारे जो अपील है उसको हम फाइल कर सकते हैं अंडर सेक्शन 19. अंडर सेक्शन 19 में हम अपने कोर्ट पे ये मूव कर सकते हैं कि ये हमने आरटीआई दिया था, हमारे पब्लिक अथॉरिटी से या फिर उस डिपार्टमेंट से हमें कोई रिप्लाई, या फिर आरटीआई से, एपीआईओ से, पीआईओ से हमें कोई रिप्लाई नहीं मिला. सो वी अप्रोच टू विद डिटेल्स, सारा डिटेल्स है कि हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं. Now the last section, the section number 8. इस सेक्शन नंबर 8 पे हम क्या देखेंगे, these are the exemption, अर्थात आरटीआई कहां कहां पर एप्लीकेबल नहीं है, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स पे, अथॉरिटीज पे, एक्टिविटीज पे हम आरटीआई नहीं मांग सकते. नंबर 1 देखते हैं, सबसे पहले एग्जाम्पशंस कौन कौन से हैं. नेशनल सिक्योरिटी, ऐसे कोई भी एक्टिविटी ऑफ द गवर्नमेंट विच इज कनेक्टेड टू नेशनल सिक्योरिटी, देश की सुरक्षा से जो कनेक्टेड है इस प्रकार के, जैसे कि फॉर एग्जांपल राफेल डील. राफेल डील में कोई भी अगर एरा गोरा नथु गेरा अगर क्वेश्चन पूछना, ये अधिकार नहीं है हमारे पास, क्योंकि जो भी सरकार को लगे कि नेशनल सिक्योरिटी से कनेक्टेड है. अभी हमने सपोज आरटीआई मार दिया, बताओ तो तिब्बत और इंडो तिब्बतियन जो फोर्सेस हैं वहां पे चाइना बॉर्डर पे कितने सोल्जर्स लगाए हैं हमारे पास गन कितने हैं, क्या मजाक कर रहे हो. दिस इज नॉट दुर्गा पूजा का बंदूक जो खरीद के गिल्ली डंडा खेलना है. दिस इज अबाउट द नेशनल सिक्योरिटी. यू कैन नॉट आस्क द क्वेश्चन. It is not that you are asking about the sabji and how many tomato has been bought. So like national security से जो connected है, for example like आए दिन पार्लियामेंट में दिखा जाता है, राहुल गांधी comes and ask nonsense questions like with due respect to his political parties and all these things, like you are asking like वहां पे उरी वाला सर्जिकल स्ट्राइक, और आस्किंग के सोल्जर कितने बजे गए थे, कितने सोल्जर गए थे, उनके पास बंदूक क्या थी, उन्होंने पाकिस्तान को अटैक किया नहीं. आवर इंडियन आर्मी सेज, आवर इंडियन एयरफोर्स सेज दैट दे हैव अटैक्ड. यू हैव डाउट ऑन सच काइंड ऑफ लाइक इंडियन फोर्सेस, दोस हु हैव बीन सैक्रिफाइसिंग देयर लाइफ फॉर द नेशन, फॉर अस, you have a doubt on them. So these are completely nonsense. We should not ask such kind of question. They are the pride of our nation. They are the dignity of the nation. भारत के गरिमा है, किसी का बेटा है, किसी का पति है, किसी का बेटा है और हस्बैंड है. They are sacrificing their life for us. They have attacked the Uri surgical strike, whatever we have known about. उसके ऊपर भी क्वेश्चन करना कि वहां पे बंदूक कौन सा एसएलआर लिया था, एमएमजी लिया था, व्हाट काइंड ऑफ नॉनसेंस क्वेश्चंस. वी आर नॉट अलाउड टू आस्क सच काइंड ऑफ stupid questions. We are stupid indeed if we ask such kind of nonsense questions which is connected to national security. हमारे पास अधिकार नहीं है, नेशनल सिक्योरिटी अधिकार नहीं है जानने के लिए आरटीआई पर भी. नेक्स्ट, फॉरबिडन बाय लॉ. ऐसी बहुत सारी घटनाएं और एक्टिविटीज होते हैं जो कानून द्वारा फॉरबिडन है, उसके बारे में जानने का अधिकार हमारे नहीं है. वैसे बहुत सारे एक्टिविटीज हैं जो फॉरबिडन बाय लॉ, कानूनी तौर से अगर हम उसको इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते. एग्जाम्पल, सॉरी, मूविंग फॉरवर्ड, देन आर ट्रेड सीक्रेट या फिर फॉर्मूला, यू कैन से किसी का पैटेंट हो या बिजनेस पैटेंट हो या कुछ बेसिक, फॉर एग्जांपल मैं फ्रूटी या माजा या किसी चीज का एक कंपनी बनाने वाला, मेरे पास वो फॉर्मूला है. फॉर एग्जांपल मैंने वो फॉर्मूला फ्रूटी बनाने का, फॉर एग्जांपल माजा फ्रूटी बनाने का फॉर्मूला मेरे पास है. इसको अगर कोई आके मिस्टर प्रोसेनजीत हैज द इंफॉर्मेशन ऑफ दिस फ्रूटी, वी हैव द राइट टू इंफॉर्मेशन टू नो अबाउट के उसने फ्रूटी कैसे बनाई. नो, दिस इज माय बिजनेस पैटर्न, आई कैन नॉट गिव यू. So these are the some kind of business patterns, you can say, and secrets that we cannot ask through RTI. So if you're asking how he has made the shidol chutney, that can be asked, but that is not like business pattern cannot be asked. So moving forward, we have the privileges of parliament. पार्लियामेंट से रिलेटेड कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन है जो हम पूछ नहीं सकते, जो विच इज ओनली कनेक्टेड टू पार्लियामेंट. पार्लियामेंट इज द बिगेस्ट टेम्पल ऑफ अ नेशन, democratically where our elected representative go and make decisions for the betterment and the development of a nation. So there are many privileges which cannot be questioned, which cannot be asked constitutionally. हम उसमें अधिकार नहीं है सवाल करने के लिए. नेक्स्ट आया कॉन्फिडेंशियल पेपर्स और फॉरेन और द फॉरेन गवर्नमेंट, लाइक विदेशी सरकार के दूसरे सरकार के साथ व्हाट काइंड ऑफ डीलिंग्स गोइंग ऑन, किस प्रकार की बातें हो रही है, कौन सी हो रही है. दो देयर इज अ ट्रांसपेरेंसी, आवर रिप्रेजेंटेटिव गोज टू दैट कंट्री, दिस कंट्री, व्हाटएवर दे टॉक, इट इज इन्फॉर्म्ड बट नॉट द डिटेल्स. वी हैव नो राइट टू आस्क फॉर द डिटेल्स कि what they have asked, what they have signed, what inside is information. तो फॉरेन कंट्री के साथ, फॉरेन गवर्नमेंट के साथ जो डीलिंग हो रहा है वो एक फॉरेन पॉलिसी के तहत आता है, फॉरेन पॉलिसी पे रहता है, इंटरनेशनल डीलिंग पे आता है. सो टू गवर्नमेंट दे अंडरस्टैंड दैट दिस वन. दैट्स व्हाई व्हेन अ पॉलिटिकल पार्टी व्हेन gets elected and their
आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। लेकिन चाइना के साथ सबसे दूर रखने का कारण क्या? उनका कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। उनका कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी कभी कभी लाइक कैपिटलिस्ट कंट्रीज ऑब्वियसली दे विल नॉट फॉलो, जिसके कारण ही तो ये रशिया और यूएसए के बीच में ह्यूज गैप बनता जा रहा है। their ideology will not be accepted by someone. So your political ideology is very much important. Your ideas, your process is very much important. For example, if I have to make a friendship with a country like India, so I am very much like aware of it कि this is a democratic country. इनकी जो ideology है वो पंचशील के ऊपर है, इनके ideology peace के ऊपर है, इनके ideology friendship है, cooperation के ऊपर है। तो दैट्स लाइक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है, म्यूचुअल डेवलपमेंट के ऊपर है, म्यूचुअल एक्सचेंज के ऊपर है। तो लाइक एनी कंट्री वुड बी थिंकिंग ऑफ इट दैट आई कैन गो एंड स्टार्ट अ नेक्स्ट स्टार्टअप देयर इन दिस कंट्री, वी कैन स्टार्ट अ बिजनेस विद दिस कंट्री। तो वी शुड अंडरस्टैंड दीज आर द कॉन्फिडेंशियल इश्यूज वी कैनॉट, वी डोंट हैव द राइट इवन कॉन्स्टिट्यूशनली टू आस्क फॉर। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन इन्वेडिंग प्राइवेसी ऑफ एन इंडिविजुअल। किसी भी व्यक्ति, गरीब, छोटा, बड़ा, गरीब, अमीर, धनी, कोई भी हो, किसी के प्राइवेसी रिलेटेड, इंडिविजुअल्स के प्राइवेसी के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हम लोग नहीं पूछ सकते। फॉर एग्जांपल, इफ ए मैन or a woman has his or her any physical issues, for example, that cannot be through RTI or any article. We don't have the right to know about these things. So privacy of an individual cannot be investigated or asked for even. Then cabinet papers. मंत्रिमंडल में जो भी पेपर्स आते हैं, फॉर एग्जांपल बजट बनाया जा रहा है, तो किसी के पास अधिकार नहीं को बजट, मुझे बजट दिखाओ, मुझे लाइक यू हैव टू आस्क मी, आई विल लुक एट द बजट, आई एम बिजनेस एक्सपर्ट। नो, दिस इज नॉनसेंस, द वेस्टिंग योर टाइम एंड एनर्जी इन द टीवी डिबेट्स एंड कमिंग एंड वेस्टिंग आवर टाइम एज वेल। सो लाइक कैबिनेट पेपर्स कैन नॉट बी आस्क्ड फॉर एग्जांपल the prime minister and his other council of ministers, from there he decides the cabinet, यूनियन मिनिस्टर किसको दिया, रेलवे कौन है, ये कौन है, वो कौन है, फलाना कौन है। तो दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैव बीन गिवन। तो उसमें बहुत सारे ऐसे डीलिंग्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, एनुअल बजट जो बनता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो वन थिंग वी शुड नो दैट द वर्ड बजट इज नॉट इंक्लूडेड, नॉट मेंशन एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, nowhere is mentioned. So it is annual financial expenditure or expenditure statement जो है, though that we cannot ask for, the statement cannot be asked for के वहां पर कितना अमाउंट हुआ है, क्या नहीं हुआ। आफ्टर दैट व्हेन दे प्रेजेंट, it is presented in the Lok Sabha. So all the bills can be presented, have to go through both the houses. लोकसभा राज्यसभा से क्रॉस होकर जाना पड़ेगा कोई भी बिल हो। लेकिन हमें यह समझना होगा कि जो फाइनेंशियल बिल है उसको पहले लोकसभा में ही प्रेजेंट करना पड़ेगा, उसके बाद वो राज्यसभा में निकल के जाती है। राज्यसभा से निकलने के बाद फिर हमारे पास वो जाता है अपने प्रेसिडेंट के पास। तो सवाल आया, जब इस प्रकार का बजट जब तक क्लियर नहीं होता है, जब तक ये क्लियर नहीं होता और लोकसभा से राज्यसभा तक नहीं पहुंचता है, तो देश चलता कैसे? तब प्रधानमंत्री लोकसभा पे डिमांड करेंगे, वोट ऑन डिमांड। जो टोटल बजट है उसमें से सम अमाउंट ऑफ मनी वुड बी गिवन टू द गवर्नमेंट टू रन द कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड, जब तक कि वो जो प्रपोज्ड बजट है वो क्लियर ना हो जाए। इसको कहते हैं वोट ऑन डिमांड। तो दैट्स ऑल्सो वी शुड रिमेंबर। तो आगे बढ़ते हैं। तो कैबिनेट पेपर्स, कैबिनेट इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी टेकन थ्रू आरटीआई, दिस इज इंपॉर्टेंट। Last comes the information regarding the investigation. अगर any investigation is going on, the criminal activities for terrorist activities, insurgency activities, कुछ ही प्रकार के investigation सरकार या पुलिस या armed forces कर रही है, तो we, the individuals, the citizens, do not have the right to ask through RTI. So these are all, ये है exemptions and all we have seen कि RTI शुरुआत कहाँ से, उसके बाद पहले आरटीआई कब लोकसभा में प्रेजेंट किया गया, फिर राज्यसभा में कब, फिर अपना प्रेसिडेंट ने कब उसको सिग्नेचर किया। प्रेसिडेंट सिग्नेचर करने के बाद ही हमारे देश में कोई भी जो बिल है वो लॉ बनता है, एक्ट बनता है, सॉरी एक्ट बनता है। पहले बिल होता है, बाद में वो एक्ट बन जाता है। तो वो एक्ट बनने के बाद 120 डेज के बाद हमने देखा कि ये इफेक्ट कब हुआ था, क्यों हुआ था। तो सारा डिटेल्स हमने यहाँ पर देखा अबाउट आरटीआई। अगर चाहे तो आप इसको पोज करके भी स्क्रीनशॉट ले लेकर रख सकते हैं और लिख कर भी रख सकते हैं। दैट विल हेल्प यू इन एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, मोस्टली द कमिंग सीटेड एंड अदर एग्जामिनेशंस एंड क्लास 12 एग्जामिनेशन एज वेल। आई होप यू पीपल हैव लाइक्ड एंड अंडरस्टूड। अगर लगे यू थिंक इट्स वर्थ शेयरिंग, तो डू शेयर एंड कमेंट so that I can also brush up and learn something from you as well. It's very much necessary to grow every day. Thank you very much.